तो मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए, मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, सबको है, लेकिन कुछ लोग जता नहीं पाते और हम जैसे लोग जो है ना वो फ्रंट में आके लड़ते हैं हमारे देश के लिए, क्योंकि ये कोई भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, मेरी माँ है, मेरी मातृभूमि है। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो देश के लिए, हम मरेंगे तो देश के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान से लगा के सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, बोलो भारत माता की। ए भाई, हाथ में स्टैंड लागेला, उच्चा करो भैया, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो आ होय ना स्पिरिट भाई, जो वच्चे वच्चे थोड़ा गुजराती शब्द तो आवशे, केम के छेल्ले અમે તો ગુજરાતી હો, એટલે हिंदी बोलशो खरा पण गुजराती में डायलॉग तो आवशे। देखिए, हम जब भावी भविष्य की बात करते हैं तो जैसे हमारे भाई ने बताया कि खुद को समझो, मुझे जुड़ना है। खुद मतलब क्या है? स्व। हम अपने स्व को पहचाने और स्व को पहचानते हुए भारत के भावी भविष्य का यदि हम निर्माण कर रहे हैं तो स्व से स्वराज, स्व से स्वधर्म, स्व से स्वदेशी के स्व को संभालते हुए, समझते हुए स्वावलंबी भारत के निर्माण की हम बात जब करते हैं तब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी 26 जनवरी को यही बात हमें सिखाते हैं और वो एक 5 प्रण हमें देकर जाते हैं। क्या वो 5 प्रण जो नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमें कहे? वो पहला प्रण है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। उसीलिए भारत के प्रधानमंत्री इस एज में भी, मैंने सुना है वो 18 घंटे काम करते हैं और हम लोग 5-6 घंटे कॉलेज जाकर आए तो मतलब ऐसे थक जाते, घर में जाके बैग फेंक दो, अरे मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, हम आराम करेंगे। हम कॉलेज जाके आए और 72-73 की एज में नरेंद्र भाई मोदी जी जो है 18-20 घंटे काम करते हैं। और वो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें इस देश की चिंता है। उन्हें ये चिंता है कि ये भारत का भावी भविष्य जो मैं बनाने का सपना देख रहा हूं, उस भविष्य को संभालने के लिए भी हमें ऐसी पीढ़ियां तैयार करनी पड़ेगी। वही सपना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा, वही सपना हमारे महाराणा प्रताप ने देखा और ना जाने कितने योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया ताकि भारत के भविष्य को एक ऐसा भारत देकर जाए जो इस भारत की देखभाल करे। तो पहला प्रण था 2047 से पहले विकसित भारत का निर्माण। दूसरा प्रण उन्होंने कहा गुलामी के एहसासों से मुक्ति। क्या है गुलामी के एहसासों से मुक्ति? जो अभी नया पार्लियामेंट हाउस बना है वो गुलामी के एहसासों से मुक्ति का एक जीता जागता सबूत है, जो भी नया पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में बनाया। तीसरा, अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व। चौथा, एकता और एकजुटता पर बल। पांचवा और अंतिम प्रण उन्होंने कहा नागरिक कर्तव्यों का पालन। क्या है नागरिकों के कर्तव्य? क्या काजल का कोई ठेका लिया हुआ है? नहीं। क्या तरुण पटेल ने कोई ठेका लिया हुआ है? नहीं। क्या इस यूनिवर्सिटी का कोई ठेका है? नहीं। ये सब अपने अपने दायित्व निभा रहे हैं, मगर हम सबको मिलकर करना होगा, सबको मिलकर साथ चलना होगा कि शुभ परिवर्तन करने को आओ ये संकल्प करे, अखंड भारत का वह सपना हम मिलकर साकार करे। बाधा कोई रोक ना सकती, बाधा कोई रोक ना सकती, जन्म सिद्ध अपना अधिकार। गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार, बोलो भारत माता की। देखिए, ये जो देश के लिए जो प्यार है ना वो धधकता रहना चाहिए। गर्लफ्रेंड को देखकर कैसे दिल ऐसे पंप करता है ना? अपनी मातृभूमि के लिए भी दिल ऐसे पंप करना चाहिए। मुझे 365 डेज 24 घंटे 7 दिन बस भारत माता का ही सपना आता है। मुझे भारत माता से इतना प्यार है कि मैं अगर अपने शब्दों को सिर्फ संक्षिप्त में कर पाऊं तो मैं अपने देश के लिए मरने को तैयार हूं, मिटने को तैयार हूं। और इस देश के लिए मैं अभी 5 दिन जेल में भी रह के आई।
आपने शायद देखा होगा, आपको पता भी होगा, मीडिया को भी दिखाए। मीडिया का काम है बकवास करना, मीडिया का काम है आपको झूठ दिखाना। कैसे मैं इसको कनेक्ट करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। 1947 में जब हम आजाद हो गए, उसके बाद से लेके अब तक मीडिया ने झूठ ही दिखाया है। मीडिया ने हम भारतीयों को हमेशा एपोलोजेटिक ही फील कराया है। इस मीडिया ने हमेशा सदैव यही फील कराया कि हम खुद पे शर्म करें। ये वही मीडिया है जो अंग्रेजों को, जो गोरी चमड़ी वालों को महान दिखाती है, जो अमेरिका के एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैरक ओबामा भारत के लिए क्या टिप्पणी करते हैं वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन भारतीय ने भारत में जो झंडे गाड़ दिए वो उनके लिए मैटर नहीं करता है। और यही मीडिया ने मेरे लिए ऐसा दिखाया कि काजल हिंदुस्तानी का भड़काऊ भाषण, कुछ भड़काऊ भाषण था ही नहीं। मैं अपने देश की बात करती हूँ, मैं अपने धर्म की बात करती हूँ। मैं प्राउड इंडियन तो हूं ही, लेकिन मैं प्राउड हिंदू भी हूं। और मुझे अपने धर्म पर गर्व है, मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है, मुझे अपने देश पर गर्व है। और मैं गर्विता हूं कि मैं इस देश की नागरिक हूं। और इसी वजह से मैं आज आपके समक्ष भारत के इतिहास के वो पन्ने आपके समक्ष रखूंगी कि शायद आपको वो बातें पता भी नहीं है। देखिए, आजाद भारत की 4 बड़ी भूलें क्या थी। मुझे किसी से कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, कोई और अपना क्या दिखा रहा है मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बार बार हमको क्यों ये बता रहे हो कि हम जो है हम कंजर्वेटिव है, हम जो है हम रिग्रेसिव है, हम जो है हम अनसाइंटिफिक है, हम जो है हम अनपढ़ गवार जाहिल है। आप बार बार हमको ये क्यों बता रहे हो? मैं इस बात से दिक्कत है। होगा आपका धर्म बड़ा, होगा आपका मजहब बड़ा, उससे हमें दिक्कत नहीं है, पर हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास क्या था वो आज आपके समक्ष रख रही हूँ मेरे बच्चों। इसी वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आजाद भारत की 4 बड़ी भूलें क्या थी? वो भूलें थी कि हमने शिक्षा जो है ईसाइयों के भरोसे छोड़ दी, हमने इतिहास वामपंथियों के भरोसे छोड़ दिया, लेफ्टिस्ट के भरोसे, हमने फिल्में जो है जिहादियों के भरोसे छोड़ दी, और हमने हमारा देश नेहरू गांधी परिवार के भरोसे छोड़ दिया। भाई देखो, उनका नाम लेते तो कैसे आप लोग हैं चिल्लम चिल्ली करते हो। वो अभी चिल्ला भी रहा था अमेरिका जाके कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। हम कहते अगर अभिव्यक्ति की आजादी आपको नहीं होती तो आप भारत में रहकर भारत की बर्बादी के नारे लगाते। आप जानते हैं कि 2016 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे क्या लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लगे थे? बोलो, पता है आप सबको? भारत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा है। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कौन लगा रहे थे ये नारे? भारत में ही रहने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र ये नारे लगा रहे थे। तब कहीं 2016 में अपने चैम्बर में बैठकर काजल हिंदुस्तानी, तब तक हमारा भी ऐसा ही था कि भाई अपना खाओ पियो करो, मस्त पैसा कमाओ, आराम की कंफर्ट लाइफ जियो। मेरी भी वही सोच थी। मगर 2016 का वो पल जब मैंने टीवी पर ये देखा और मुझे लगा उस वक्त, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ना 5वां प्रण नागरिक कर्तव्यों का पालन, उस वक्त मुझे ये लगा कि ये भारत के छात्र, भारत का जो भावी भविष्य है वो भारत की बर्बादी के नारे लगा रहा है। वो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने भारत की सदन पर बॉम्ब ब्लास्ट किया, उस आतंकवादी की बरसी मना रहा है। इससे बुरा ये देश क्या देखेगा? तब मुझे लगा कि गलती इन जैसे लोगों की नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की है। हम जैसे लोग जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो इन जैसी एंटी नेशनल लॉबी सक्रिय होती है जो भारत की बर्बादी के नारे लगाती है। और तब मैंने प्रण लिया
कि मेरे भारत का छात्र भारत की बर्बादी के नारे नहीं लगाएगा। मेरे देश का छात्र भारत को विश्व गुरु बनाएगा, भारत को परम वैभव तक ले जाएगा और भारत की करेंसी रुपी को पूरी दुनिया में सबसे ऊपर ले जाकर दिखाएगा। और इन सभी बातों का जो मैंने आपको बताया, जो हमारी आजाद भारत की 4 बड़ी भूलें थी, उसी भूलों को मैं आपको एलाबरेट करूंगी, आपको मैं बताऊंगी कि भारत में आज आप सब यहाँ पे जब बैठे हो ना, हो सकता है कि टीचर ने बोला इसलिए आपको आना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप एक उस माइंडसेट से आए हो कि अरे कोई आएगा आके लेक्चर देकर जाएगा, और मेरी तो क्या है फोटो और पिक्चर भी बहनजी टाइप है, इसलिए आप लोगों के लिए तो मैं आज फॉर्मल पहन के आई हूँ। तो ऐसा होगा कि भाई अरे कोई आएगा, ये सब फालतू की बातें करेगा। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देती हूं कि आप जिस भी माइंडसेट से अभी यहाँ बैठे हो, जब आप इस गेट के बाहर जाओगे तो आप प्राउड इंडियन, प्राउड हिंदू बनकर यहां से बाहर जाओगे। इसकी गारंटी मैं आपको एडवांस आपको अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व होगा कि इंग्लैंड में आप जानते हैं पहला स्कूल कब खुला? इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला 1811 में। आप जानते हैं उस वक्त भारत में गुरुकुल कितने थे? उस वक्त भारत में गुरुकुल थे 7,32,000। आप जानते हैं भारत में विलेजेस कितने थे उस वक्त? 7.5 लाख। मतलब लगभग हर एक गांव में एक गुरुकुल था। वो गुरुकुल की व्यवस्था हमारे देश में थी। फिर आप सोचिए कि गुरुकुल कैसे खत्म हुए, ये क्या नया इंडियन एजुकेशन एक्ट बना, ये कैसे गुरुकुल की सिस्टम खत्म होने के बाद में कॉन्वेंट स्कूलें खुल गई, कैसे हमारे भारतीयों को अपनी ही परंपरा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है और वो विदेशियों का महिमा मंडन करते हैं। इसके पीछे मात्र एक कारण था, वो था लॉर्ड मैकॉले। और लॉर्ड मैकॉले के सिद्धांत क्या थे? देखिए, मैकॉले जब आया ना भारत में, तो उसने भारत में सर्वे किया, खूब भारत में घुमा। उसने देखा कि भारत को आप यदि गुलाम बनाना चाहते हो तो आपको भारत की सबसे पहले इसकी गुरुकुल व्यवस्था पर चोट करनी पड़ेगी। क्योंकि उसको पता था कि भारत के गुरुकुल में जब कोई जाता है तो वो प्रभु श्री राम बनकर बाहर लौटता है। भारत के गुरुकुल में यदि कोई जाता है तो वो भगवान कृष्ण बनकर बाहर लौटता है। भारत के गुरुकुल में यदि कोई पढ़ता है तो वो आर्यभट्ट बनकर बाहर निकलता है। भारत के गुरुकुल में यदि कोई छात्र पढ़ता है तो वो महर्षि सुश्रुत बनकर बाहर निकलता है। वो लॉर्ड मैकॉले को पता था, उसको हमारा 10,000 साल पुराना इतिहास पता था। और उसे पता था कि उससे पहले जो ये जंगली जानवर मुगल आक्रांता आकर हमारे देश में इन्वेंट किए हैं, वो सिर्फ इस देश को लूट पाए हैं। वो इस देश में कुछ लोगों को शायद कन्वर्ट कर पाए इस्लाम रिलीजियन में, मगर अगर इस देश को तोड़ना है तो आप इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था, इसकी शैक्षणिक व्यवस्था और इसकी सामाजिक व्यवस्था पर चोट करिए, ये देश अपने आप खत्म हो जाएगा। और वो लॉर्ड मैकॉले जानता था। आप जानते थे कि जब उन्होंने सर्वे कराया था उस वक्त उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके बात करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया की साक्षरता दर उस वक्त 97% थी जब अंग्रेज आए थे, और साउथ इंडिया की साक्षरता दर थी 100%। क्योंकि हमारे, मैंने कहा ना, 7,32,000 गुरुकुल थे, हर छोटे से गांव में भी गुरुकुल था उस वक्त। तो लॉर्ड मैकॉले ने सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को कर दिया खत्म और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की। और इसलिए इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 बनाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे देश में। तो इन्होंने सिर्फ हमें पैसों से, धन धान्य या आर्थिक रूप से नहीं लूटा, इन्होंने हमें मानसिक तौर पर भी लूटा है। और वो आज तक मैकॉले के वही सिद्धांत पर आज भी हमारा देश काम कर रहा है। आज भी हमारे देश के बच्चों की और हमारी सबकी मानसिकता ये हो गई है कि आप अंग्रेजी बोलिए तो आप बड़े कूल है, मगर यदि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं या यदि आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको इस तरह से देखा जाता है कि जैसे आप कोई अनपढ़ जाहिल गवार। और हमारे भी बच्चे अपने आप को अंग्रेजी में बोलने में ज्यादा कूल समझते हैं। देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो बच्चे, हम बड़े जो सिखाए वही सही है, या हर बार टीचर जो बोले वही सही है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी जो है हमें ज्ञान दे जाते हैं।
एक बार ऐसा हुआ कि मेरा छोटा बेटा जो है वह प्योर देसी गुजराती है, तो उसके साथ मैं फ्लाइट में जा रही थी। उसकी उम्र उस वक्त 7 या 8 वर्ष की रही होगी। तो मतलब नॉर्मली मुंह से निकल जाता है, लेकिन हम लोगों का क्या है ना, थोड़ा हमें स्टाइल मारना भी अच्छा लगता है। हम वैसे गुजराती में बात करेंगे, वैसे हिंदी में बात करेंगे, मगर हम एयरपोर्ट पे पता नहीं क्यों अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। मैंने उसी वक्त अपनी गलती करेक्ट करी, तो मैंने अपने बेटे को कुछ बोला प्लेन के अंदर, तो इसने मुझे जवाब दिया, "अबे हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलो जो गुजराती में बात करो ना।" और उसने इतना जोर से बोला कि प्लेन में सब मेरी ओर देखकर हंसने लगे। तो मुझे लगा कि ये छोटा सा बच्चा मुझे सिखा रहा है कि अपनी भाषा पे गर्व करो। और उसी दिन मैंने अपने बेटे से ये सीखा कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, जब यदि आप अपने अपनों के साथ हो, यदि आप अपनों के बीच में हो, यदि आप भारतीय के तरीके पर हो, तो आप भारतीय बनकर बात करो, अंग्रेज बनकर नहीं। तो मैकॉले ने क्या करा? मैकॉले ने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित करा, संस्कृत को गैर कानूनी लैंग्वेज घोषित करी। अच्छा, सिर्फ ये घोषित करने से काम नहीं बनता ना, क्योंकि अगर वो गुरुकुल को गैर कानूनी घोषित करता है या गुरुकुल बंद भी कर देता है, तो जो आचार्य ऋषिगण मुनिगण है वो तो घर में भी बैठ के ट्यूशन दे सकते हैं, बच्चों को गुरुकुल के विषय में सिखा सकते हैं। जो आप जानते हैं उस वक्त गुरुकुल में 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो मैकॉले ने क्या किया, उसने जो हमारे आचार्य थे, जो हमारे गुरु थे, जो गुरुकुल के टीचर्स थे, उनको भी उसने मार दिया, जला दिया, और जो कुछ गुरुकुलें बच गई थी उसको भी उसने लिटरली जला दिया। और उसके बाद कलकत्ता में उसने सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूल खोली जो कि फ्री एजुकेशन देती थी, क्योंकि गुरुकुल में फ्री एजुकेशन दी थी और उसके सामने सिमिलरली उसको कुछ खड़ा करना था, इसलिए उसने कॉन्वेंट स्कूल खोली। और आज भी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की जो यूनिवर्सिटी है वो ब्रिटिशर्स के जमाने से चली आ रही है, और वही अंग्रेजी मानसिकता की वो है। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है या मुंबई की टिस यूनिवर्सिटी है, आप बताइए वामपंथी छात्र वहां पर क्यों इतनी भरमार है? पैदा तो जब वो हुआ वो भारतीय बन के ही हुआ, उसे अपने देश से प्यार था। क्यों उनका दिमाग ऐसा हो गया कि उनको अपने ही देश से नफरत हो रही है? और वो कह रहा है वहां का छात्र कि कश्मीर पर जो है भारतीयों ने कब्जा करके रखा है, और उनकी दीवारों पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है फ्री कश्मीर। आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी? बहुत से लोगों ने देखी, गुड। मेरी स्कूल की बच्चियों ने बहुत कम देखी है, देखिएगा ये फिल्म। उसमें जो दिखाया है ना, एंट्री में आप कॉलेज में जा रहे हो और जेएनयू की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा है फ्री कश्मीर। अपने ही देश का छात्र ऐसा लिख रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है, उसका दिमाग एंटी नेशनल कैसे हुआ? वो गद्दार कैसे बना? क्योंकि वहां के कुछ कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट प्रोफेसर ने ऐसा दिमाग बच्चों का किया। बच्चा कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख कर आया कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूंगा। उसको उस प्रोफेसर, उस टीचर ने सिखाया। आप जानते हैं सिस्टमैटिकली हमारे देश को खत्म करना है। ये भावी भविष्य टाइटल भी मेरा चुना हुआ है। तरुण भाई ने बोला विषय क्या रखे आप? काजल हिंदुस्तानी जहां जाती है वहां लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जैसे विषयों पे बात करती है। अब कॉलेज में जा रही है तो काजल जी विषय क्या? तो हमने कहा भारत का भावी भविष्य विषय रखी है, क्योंकि इस भारत के भावी भविष्य को पता तो होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था, और इतिहास पता होगा, उस इतिहास पे प्राउड होगा, तभी तो एक प्राउड इंडियन और प्राउड हिंदू वो बन पाएगा। इसलिए हमने ये विषय सेलेक्ट किया। मैकॉले ने एक लेटर लिखा था अपने पिता को, वो लेटर बहुत फेमस हुआ था, वो लेटर बहुत वायरल हुआ था। मैकॉले जब इंडिया आए और उसके कुछ वर्षों बाद उसने अपने पिता को लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि मैं इस भारत को ऐसा बना दूंगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी सोच वाले होंगे, वो दिखने में इंडियन जैसे होंगे मगर उनकी सोच अंग्रेजी होगी। उन्हें अपनी भाषा बोलने में शर्म आएगी, उन्हें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा। मैं वो सिस्टम खड़ी करके जाऊंगा, और इस मैकॉले ने वही सिस्टम खड़ी करी कि आज हमारे देश का हाल ये है कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, हमें दिवाली फेस्टिवल जो है वो पॉल्यूटेड लगता है, हमें होली फेस्टिवल वेस्ट ऑफ वाटर लगता है, हमें काइट फेस्टिवल एनिमल क्रुएलिटी दिखती है, लेकिन वही कहीं बकरा ईद आ जाएगी तो हम खुशी खुशी बकरा ईद मनाते हैं, भले एक ही दिन में लाखों बकरों का कत्लेआम क्यों ना हो जाए।
हमें किसी के फेस्टिवल से ऐतराज नहीं है। आप मनाओ अपना क्रिसमस, आप काटो हजारों ट्रीज और लगा दो क्रिसमस ट्रीज, तब आपको पर्यावरण का ख्याल नहीं आता है। लेकिन दिवाली पर आपको सडनली सारे पर्यावरण प्रेमी जिंदा हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भारत को सांस्कृतिक, सभ्यता वाइज, फेस्टिवल वाइज, रहन सहन वाइज, कल्चर वाइज डिस्ट्रॉय कर देना है। देखिए, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं, कोई अपना फेस्टिवल कैसे बनाता है, लेकिन जब हम हमारा फेस्टिवल मनाते हैं तो आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? जब हमारे त्योहार आते हैं तो सडनली ये पर्यावरण जीवी गैंग जिंदा क्यों हो जाती है? ये पेटा इंडिया वालों को तभी क्यों एनिमल से प्रेम होता है जब हमारे फेस्टिवल आते हैं, और शतरमुर्ग की तरह धरती के अंदर मुंह धसाकर ये तब क्यों बैठ जाते हैं जब ये लोग कोई ऐसा फेस्टिवल मनाते हैं कि जहां पे लिटरली एनिमल क्रुएलिटी होती है। तभी तो अनुष्का शर्मा आकर ज्ञान देती है ना टीवी पर आकर, जब हमारे फेस्टिवल आते हैं। जो सारे दिन सिगरेट फूकती है प्रियंका चोपड़ा, जो चेन स्मोकर है, उसको सडनली दिवाली आते ही अस्थमा अटैक आता है और कहती है कि पोल्यूशन होता है, मैं अस्थमा की पेशेंट हूं। तो हम क्या करें भाई? सडनली दिवाली आते ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को डर लगता है कि हमारा कुत्ता डर जाएगा। तो अरे तुम कुत्ता रख सकते हो तो उसके लिए कमरा भी बना दो ना भाई। हमको क्यों बोल रहे हो कि हमारे बच्चे पटाखे ना फोड़े? प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भारत अपने अयोध्या राजधानी में आए थे, और उसी उत्साह में हम दीप जलाते हैं, हम पटाखे फोड़े या हम रॉकेट जलाए, आपका क्या? देखिए, साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस बड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर एक बहुत बड़ा कोट लिखा है, लगभग इतनी बड़ी ऊंची दीवार, और वहां बड़े बड़े अक्षर में लिखा है। क्या लिखा है? कि किसी भी देश को खत्म करने के लिए आपको उस देश पर असला, बारूद, बम, गोला, मिसाइल दागने की जरूरत है ही नहीं। आप उस देश की शिक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। और यही षड्यंत्र पिछले 75 वर्षों से हमारे देश में चल रहा है कि हम आजाद हुए तब से लेके अब तक हमें वो इतिहास पढ़ाया गया जो गलत था। हमें हमारा सच्चाई, सच वाला जो हमारा इतिहास है, जो सच है, वो हमें पढ़ाया नहीं गया। तो उसी इतिहास के कुछ पन्ने आपके सामने रखूंगी और मैं कहती हूँ कि हे देश तुम्हारे हाथों में, हे देश तुम्हारे हाथों में, निज भाग्य तुम्हारे हाथों में, इस देश की भावी पीढ़ी का निर्माण तुम्हारे हाथों में। इसीलिए इस भावी भविष्य के कुछ पन्ने आपके समक्ष रखती हूँ। हो सकता है कि आपके शायद किसी टीचर ने ये बात बताई हो सकता है अपने स्कूल में आपने शायद पढ़ी हो, शायद ना पढ़ी हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया से शायद जानने को मिला हो, शायद नहीं जानने को मिला हो। मेरे को पता है कि ज्यादातर लोगों को ये विषय के बारे में पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना, शिक्षा व्यवस्था हमने ईसाइयों के भरोसे छोड़ दी, तो गुरुकुल व्यवस्था में, गुरुकुल जो हमारी व्यवस्था थी, उस वक्त 18 सब्जेक्ट हमारे गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। वी आर मास्टर्स ऑफ आयुर्वेद, सर्जरी, मेडिसिन और योगा। आज पूरा देश योगा मान रहा है ना, आज पूरा देश आयुर्वेद पर आ गया ना, कोरोना काल आया उसके बाद। हम तो हजारों वर्षों से इस पर है, मगर क्योंकि एक इंडियन बोल रहा है इसलिए बात नहीं माननी है। कोई गोरी चमड़ी वाला अंग्रेज बोलेगा तो ही हम बात मानेंगे, क्योंकि हमको मानसिक रूप पर, जो मानसिक दिवालियापन बोलते हैं ना, हम मानसिक दिवालियापन की भी पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। हमें मेंटली इतना तोड़ा गया है। हमारे पास में तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, और आपको ये तो पता ही होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई? खिलजी, बख्तियार खिलजी ने बिहार में आई है। और आप इससे भी शॉकिंग सुनिए, ये अपना देश है कि जिस खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी पूरे विश्व से, मैं 1193 की बात कर रही हूँ, 12वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ, पूरे विश्व से नालंदा में लोग पढ़ने आते थे। उस नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जलाया, और आप जानते हो वहां के स्टेशन का नाम क्या है? बख्तियारपुर। वेलकम टू इंडिया। अब इसको मिटाने के लिए जो सत्य है वो हम सामने ला रहे हैं, उसके लिए कार्य कौन करेगा? आपको करना है, हमें करना है। यही तो 5 प्रण में से एक प्रण है मोदी जी का, नागरिक कर्तव्यों का पालन।
खुद के इतिहास पर गर्व करो, सांस्कृतिक शैक्षणिक व्यवस्था पर गर्व करो जो हमारे पूर्वज हमको देकर गए थे। आप जानते हैं हम कितने आगे थे, हाईटेक इंजीनियरिंग हमारी कैसी थी। हम एशियंट इंडियन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त आज से 1600 वर्ष पहले दिल्ली में आयरन पिलर आया है जो मौर्यस ने बनाया था, मौर्य वंश का है। 1600 वर्ष पहले वो आयरन पिलर बनाया हुआ विश्व का कोई इंजीनियर आज भी बता नहीं पा रहा कि इतने वर्ष होने के बावजूद उस पर जंग क्यों नहीं चढ़ती। यह है हमारी हाईटेक इंजीनियरिंग, ये है हमारा नॉलेज जो हमें गुरुकुल से मिला है। आगे मैं बताऊंगी कि गुरुकुल के वो 18 सब्जेक्ट कौन से थे। हमेशा जब भारत में बात आती है कि भारत में क्या देखना चाहिए या ऐसा कौन सा अजूबा है भारत में, तो क्या नाम आता है? जोर से बोलो, ताजमहल। क्यों हमें ताजमहल बताया जा रहा है? क्योंकि इंडियंस को तो छोड़ ही देना है। ये लोग तो हमको स्लम डॉग कहते हैं ना, ऐसी फिल्में भी बना देते हैं, स्लम डॉग मिलियनर। दुख होता है मुझे, हम भले थिएटर में जाके तालियां मारो, सीटी बजाओ, शर्म नहीं आती है? तुम इंडियंस को वो स्लम डॉग बोल रहा है, हमको स्लम डॉग बोल रहा है जो इतने निपुण थे। तो ताजमहल क्योंकि शाहजहां ने बनाया, अरे वाह 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 वाह, क्या मुगल आर्किटेक्ट है। रेड फोर्ट, 3-4 चीजों का ही नाम आता है हमारे देश में, एक ताजमहल, एक रेड फोर्ट, एक इंडिया गेट और एक चार मीनार। मैं आपको इसकी भी असलियत बताऊंगी आगे चल के। लेकिन जब इंडियन आर्किटेक्ट की बात होती है, कितनों को पता है तंजौर टेम्पल राजा राजचोला ने बनाया? जो मैं नाम बोल रही हूँ ना, ये यूट्यूब लिंक में सब आएगा, आप आराम से घर जाके सर्च करिएगा, रिसर्च करिएगा। ये ताजमहल हो या रेड फोर्ट हो या इंडिया गेट हो, ये उसकी कलाकृति के सामने 5% भी नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने आज से 2000-2500 साल पहले बनाकर गए हैं। लेकिन कहीं टेम्पल्स का वर्णन है? आपको पूरा महिमा मंडन इतिहास में इन मुगलों का दिखाया गया है, रटवा दिया जाता है हमको बाबर से लेकर औरंगजेब तक की पीढ़ियों को। मगर हमें महाराणा प्रताप की पीढ़ी के बारे में पता है? हमें भगवान रामचंद्र की पीढ़ी के बारे में पता है? नहीं बताएंगे, नहीं बताया गया। हमने कहा ना, देश को बर्बाद नेहरू गांधी परिवार ने किया। हमें कुछ हमारे जो एंशियंट, हम कितने हाईटेक थे इंजीनियरिंग में, और हमारा इंडियन एशियंट जो आर्किटेक्ट है वो क्या है, वो मैं कुछ नाम आपके समक्ष रखती हूँ। समय का अभाव है इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जब आप उसको गूगल करेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने हाईटेक थे। वास्तु और विज्ञान के अद्भुत मेल और इंजीनियरिंग के अद्भुत मेल से ये सारे मंदिर बने। तंजौर टेम्पल, उसके बाद जयपुर का हवा महल जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया, सन टेम्पल कोणार्क आप जाके देखिएगा, तमिलनाडु का महाबलीपुरम धाम, आप वो टेम्पल हमारा देखिएगा, तमिलनाडु का अन्नामलई टेम्पल, उसकी हाइट कितनी है? 260 फीट। 1000 वर्ष पहले बना दिया गया था। उस वक्त कौन सी क्रेन थी भैया जो इतना ऊपर कोई चढ़ा देता पत्थर? कैसे करा हमारे यहाँ के इंजीनियर्स ने? सोचो कहां से आया ये सब कुछ। उसके बाद तमिलनाडु का रंगनाथा स्वामी टेम्पल, 239 फीट उसकी हाइट है। लेकिन जब जब देश में बात आती है हाइट की, तो नाम किसका लिया जाता है? अरे भाई, अब भाई तुम छे ने गुजराती क्या जाते हैं? गुजराती से बात आवे कुतुब मीनार की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी बना। हमें बचपन से क्या सिखाया जा रहा है? सबसे लंबी कौन सी मोमेंटो है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, बाय द वे मैं बता दूं, कुतुब मीनार कोई कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया, हमारे राजा विक्रमादित्य ने बनाया है। तो नाम और पहचान बदलने से क्या होगा? आज का जो अब्दुल है वो 3 पीढ़ी पहले अजय ही था, उसका बाप रामलाल ही था। वो भाई, अब बच्चे चिल्ला रहे और तालियां मार रहे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ सत्य बता रहे हैं। अब इस पे कोई 153A लगा देगा तो फिर हमें अंदर जाना पड़ेगा। आप तो यहाँ पे हंस के मौज मजे कर कर तालियां बजा के निकल जाओगे, फिर जेल साथ में आना पड़ेगा। क्योंकि काजल हिंदुस्तानी फेमस क्यों है? इनकी पोल खोलती है।
तमिलनाडु का मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में आया हुआ, आप उस टेम्पल को देखना जब भी वक्त मिले ना। ये जो क्रेज है ना, हमें गोवा जाना है घूमने, हमें दमन और दीव जाना है घूमने, हमें तो पार्टी करने के लिए दुबई जाना है। आपको जब भी समय मिले आप साउथ के टेम्पल्स को जाके देखिए, देखिए कि आपका कल्चर, आपका हेरिटेज कितना वास्ट है, क्या हमारे लोगों ने बनाया था उस वक्त। आप अपने मोढेरा का सन टेम्पल जाके देखिए, आप तेलंगाना का कैलेश्वरम टेम्पल जाके देखिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अजंता और एलोरा का नाम सुना आपने? महाराष्ट्र में जो एलोरा में कैलाश टेम्पल बनाया गया है ना, एक पूरी बड़ी रॉक थी, उसी रॉक में कार्विंग कर कर सिंगल रॉक से कैलाश टेम्पल बनाया गया है, जो हजारों वर्ष पहले बनाया था। तब कौन सी कोई रॉक कटर मशीन आ गई थी उस वक्त? कैसे उस रॉक को कटिंग कर कर उसी रॉक के अंदर मंदिर बनाया है, वो हमारा कैलाश टेम्पल। मगर ये आपको बार बार ताजमहल दिखाएंगे। अरे थोड़ा धुआं क्या उड़ गया, तुम्हारा ताजमहल पीला पड़ने लग गया है। और तमिलनाडु का बृहदेश्वर टेम्पल, आप जानते हैं वो मंदिर 217 फीट का है। चलो एक सेकंड के लिए मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं। देखो, इतिहास आप मिटा नहीं सकते हो, वो हमारे राजा विक्रमादित्य ने ही कुतुब मीनार बनाया है। मगर ये कहते हैं ना, हाइट की बात आती है तो कहते हैं कुतुब मीनार जो है उसकी हाइट क्या है? 238 फीट, 238 फीट। लेकिन बृहदेश्वर टेम्पल जो है उसकी हाइट 217 फीट है, जो बिना नींव के बना है। और उसी के सामने यदि हाइट से हाइट में कंपेयर करती हूँ तो हमारा रामेश्वरम टेम्पल, रंगनाथा स्वामी टेम्पल जो है उसकी हाइट 239 फीट है। तुम्हारा कुतुब मीनार 238 फीट का है। बाकी देखो भाई, है तो अपना ही। हाँ, सिर्फ नेम प्लेट चेंज करने से घर तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा, कागज तो हमारे पास है। और जब हम कहते हैं कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे, तो फिर ये पत्थरबाजी करते हैं। तो देखो, ये है हमारा इतिहास। आप यहां से जब घर जाए, मैंने कहा ना, जब आप इस गेट के बाहर जाएंगे आपको खुद पर प्राउड होगा। जब आप यहां से घर जाए, जो मैंने टेम्पल्स कहे, आप ग्रुप बनाओ अपना, आप स्टूडेंट्स जाओ उस एरिया में घूमने, आप वहां पे जाकर उसके ऊपर लिखिए। आजकल तो रील्स का जमाना है। हमारी जो बच्चे, देखो आई हूं तो काम दे के जाऊंगी, हमारे जो बच्चियां यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, महीने में समय निकालकर या 15 दिन में समय निकालकर ये निब्बा निब्बी की रील्स बनाना छोड़िए। अरे भाई, मैं कोई प्यार की दुश्मन नहीं हूँ। आई बिलीव इन लव, बहुत पवित्र चीज है यार, प्यार करना चाहिए, खुल के करो, जी भर के करो। मैं प्यार करने से रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेमी कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बोल सकती हूँ। तो ये निब्बा निब्बी की रील्स बनाने से अगर समय मिले तो हमारे बच्चों, हफ्ते में एक बार या 30 दिन में एक बार ऐसी रील्स बनाओ जो आपके गौरवशाली इतिहास को प्रकट करती हो। किसी भी एक टेम्पल को लेकर रील्स बनाओ, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की। जो हमारी योद्धा रानियां हैं उनको लेकर मेरी बच्चियों रील्स बनाओ कि रानी चिन्नम्मा का क्या इतिहास था, रानी अब्बका का क्या इतिहास था, रानी दुर्गावती ने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, पाटन की रानी नायका देवी का गौरवशाली इतिहास। से छोटी छोटी बनाने के लिए बहुत सारी रील्स है, मगर क्योंकि दीपिका ने छोटे कपड़े पहनकर हाथ ऐसे कर कर ऐसे बम बूम कर दिया है, तो हमें भी वही करना है। ये प्रॉब्लम है हमारे जनरेशन की। आलिया को भले ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का फर्क नहीं पता, पर हमें उसको फॉलो करना है। अरे पर क्यों करना है? उनको करो ना जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, उन्हें करो जिन्होंने अभी चंद्रयान 3 बनाया है, उनको फॉलो करो ना यार। तो गुरुकुल में 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिसमें से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या थे? सोलर एनर्जी, नेविगेशन, स्पेस साइंस, सोलर स्टडी, ल्यूनर स्टडीज, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, माइनिंग, ग्रेविटी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एग्रीकल्चर, कॉमर्स जैसे विषय थे। इसलिए भारत में ऐसे धुरंधर है, और आज भी डीएनए उन्हीं का है कि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और एमडी भारतीय है। आज भी उनका ही डीएनए हमारी रगों में है कि सिलिकॉन वैली में 90% सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारतीय है। और आज भी उनका डीएनए हमारी रगों में दौड़ रहा है कि अमेरिका के 90% साइंटिस्ट जो है नासा में,
वो भारतीय है और अमेरिका की होटल एंड मोटल इकोनॉमी का 95% कंट्रीब्यूशन हम गुजरातियों का है। ये हमें कहते हैं, ये हमें सिखाते 2D क्या है, 3D क्या है। अरे मूर्खों, 3D 6th सेंचुरी में जब आप दीवार पर पेंटिंग करना सीख रहे थे ना, उस वक्त हम इंडियंस ने 3D मूर्तियां बना दी थी। बादामी केव टेम्पल कर्नाटका का 6th सेंचुरी का, वहां पर जो स्नेक्स की मूर्तियां है या जो हमारे भगवान की मूर्तियां है वो 3D में बनाई हुई है। जिस वक्त तुम पत्ते पहनकर घूमते थे ना विदेशों में, उस वक्त तो हम कॉटन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, इतने रिच हम लोग थे। अब ये हमें साइंस और स्पेस सिखाते हैं। इनको बताओ तुम्हारा बाप था हमारा आर्यभट्ट। नासा वालों को अभी पता चला 100-150 वर्ष पहले सूर्य के सिद्धांत किसने दिए? आर्यभट्ट ने। 9 ग्रहों के बारे में किसने बताया? आर्यभट्ट ने। तभी बता दिया था कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। और अर्थ से सन तक की दूरी आर्यभट्ट ने तभी बता दी थी। काल गणना आर्यभट्ट ने बताई। वैल्यू ऑफ पाई आर्यभट्ट ने बताई। ये बोलते 0 आर्यभट्ट लाए। अरे भाई, संख्या भी आर्यभट्ट ही लाए। 0 संख्या के पहले नहीं आता, संख्या के बाद आता है। तो जब 1 से 9 तक संख्या बनी, उसके पास जब 10 बनाना पड़ा तो उसका 0 और संख्या हमारे आर्यभट्ट ही लाए हैं। तो ये है हम, ये हमें सिखाएंगे, ये हमें कहते हैं हम अनसाइंटिफिक है। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात करती हूँ आपको। हजारों वर्षों से हमारे देश में कुंभ मेला चलता आ रहा है, बराबर। हजारों वर्षों से, युधिष्ठिर के टाइम से। इनकी नासा की ऑब्जर्वेटरी ने तो अब बताया, हम तो हजारों वर्ष से। क्यों कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक ही बार होता है? क्योंकि जुपिटर जो है वो अपनी एक साइकिल पूरी कर कर उसी ही राशि में पुनः आता है। उसको 12 वर्ष का समय लगता है, इसलिए कुंभ स्नान जो है वो 12 वर्ष में एक बार होता है। इन्हें 100-150 वर्ष पहले पता चला। हम क्या आज का कुंभ स्नान कर रहे हैं? फिर भी अनसाइंटिफिक कौन है? हम, मैं। क्योंकि नेहरू गांधी परिवार ने जो है इतिहास हमारे मिटा दिए। एक और बहुत अच्छी आपको बात करती हूँ। ये लोग कहते हैं ना कि टेलीस्कोप जो है गैलीलियो गैलीली ने बनाया, 17th सेंचुरी में बनाया। ग्रह जो है उसने बनाए। पर तो हमारे तो ग्रह, हम लोग रामायण की कहानियां सुनते हैं ना। जब रावण की मृत्यु आई तो उसको क्या कहा गया कि तुम्हारे जो ग्रह है वो अभी खराब दिशा चल रही है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हारी मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों होगी। तो रावण ने क्या करा? रावण ने ग्रहों को बंदी बना दिया। ये हमने देखा है, हमने सुना है, हमारे रामायण में है, हमारे रामचरितमानस में है? तो फिर कहां से तुमने 17 सेंचुरी में नवग्रह की बताई कॉन्सेप्ट के नवग्रह? अरे हमें पहले से ही पता है। फिर एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अर्थ से सन की दूरी आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में बता दी थी 151.78 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हनुमान चालीसा किसने लिखी, आप बताओ? तुलसीदास ने। कब लिखी तुलसीदास ने? 16th सेंचुरी में हनुमान चालीसा का। अच्छा, हनुमान जी के बारे में आपको पता है ना कि जब वो छोटे थे तो वो सूर्य को फल समझकर चले गए थे और सूर्य को खा लिया था। पता है सबको? ये रियल है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, इसकी भी सबूत देती हूँ। 16वीं शताब्दी में जब हनुमान चालीसा लिखी गई तो उसमें एक चौपाई है। क्या है वो चौपाई? वो चौपाई अपने आप में सबसे बड़ा साइंस है, सबसे बड़ा विज्ञान है। क्या है वो चौपाई? कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। तो हनुमान जी ने, भानु मतलब सूर्य, युग सहस्त्र योजन पर भानु। युग यानी युग। कितने युग होते हैं? 4। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा ये युग क्या। चलो शॉर्ट में बताती हूँ। कलयुग जिसमें हम जी रहे, द्वापर युग जिसमें कृष्ण भगवान आए थे और कौरव पांडव थे, त्रेता युग यानी राम जी भगवान और रावण के बीच का जो युग था, और सतयुग मतलब भगवान, जब हमारे शिव जी, हमारे जो अम्बे माँ, हमारे दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था, वो सतयुग। तो क्लियर है ये? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस चौपाई में अर्थ से सन तक की दूरी बताई गई है। युग होते हैं 4। कलयुग 1200
1400 दिव्य वर्ष का बताया गया है, द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष का, त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का और सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का। यदि आप इन चारों की टोटल करते हो तो कितना निकलता है? 12000 दिव्य वर्ष। तो युग हो गया 12000 दिव्य वर्ष का। सहस्त्र मतलब 1000। योजन पर भानु, योजन मतलब 8 मील, तो 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? थोड़ा गणित करो। 1.6 किलोमीटर। तो 8 मील मतलब 1.6 इंटू 8। तो अब करो इनकी कैलकुलेशन, क्या होगी कैलकुलेशन? युग 4 12000 दिव्य वर्ष, युग सहस्त्र योजन पर भानु 12000 इंटू 1000 इंटू 8 इंटू 1.6। तो क्या इसका टोटल निकलता है? 153.6 मिलियन किलोमीटर, विच इज मच क्लोजर टू द कैलकुलेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। है कि नहीं? बता दिया भाई हमारे तुलसीदास ने। हम ये भी प्रमाण दे रहे हैं 16वीं शताब्दी में, पर तुलसीदास जी कहां से सीखे? उनको पता चला हमारे वेदों से। हमारे जो ये चारों वेद है ये साइंस की भरमार है। ये अंग्रेज कहते हैं साइंटिस्ट वहां से आए। तुम्हारा कोई भी साइंटिस्ट 17वीं शताब्दी से पहले का क्यों नहीं पैदा हुआ, वो तो हमें बताओ। हमारे देश में आने के बाद हमारे ग्रंथों को चुराकर, उसी में से चोरी कर कर तुम अपनी अंग्रेजी लैंग्वेज हमें देकर, अंग्रेजी सिद्धांत हमें देकर हमारे माल को चुराकर अपना माल बता रहे हो। भाई इतना बड़ा फ्रॉड चलेगा क्या? ये नया भारत है, ये मेरे भारतीय बच्चे हैं, ये आने वाला भविष्य है, ये फिर इतिहास लिखेगा। बोलो लिखोगे ना? जो मैं आज बता रही हूं ये हमारा इतिहास है। बहुत जल्दी इस पर रील बननी शुरू हो जानी चाहिए। ये काम तुमको देके जा रही हूं। घर घर बच्चे को पता होना चाहिए कि 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी क्या कहकर गए थे, या 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने अर्थ से सन तक की दूरी बता दी थी। गर्व करो यार, ये भगवान ईश्वर ने हमें ये दिया है, हमारे लोगों ने हमें ये मातृभूमि, ये जन्मभूमि दी है। ये तो हो गई स्पेस और साइंस की बात। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। अच्छा बताओ, संस्कृत में और हिंदी में ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। भूगोल। भूगोल, जो भूमि है वो गोल है। फिर भले ना किसी और मजहब वाले ने उसको चपटी धरती बता दी हो, है? उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो बहुत आगे। भले ना किसी और मजहब वाला ने उसको ट्रायंगल शेप का बता दिया हो, मगर हमारे लोग जानते थे कि भूगोल है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में भूगोल ही कहा गया है, क्योंकि हमारे देश के ऋषि मुनि, हमारे सप्त ऋषि, जिन्होंने आंख बंद कर कर ध्यान योग के माध्यम से पूरे अंतरिक्ष का चक्कर लगा दिया था, और उन्हें पता था कि कौन से ग्रह की क्या स्थिति है, पृथ्वी की क्या स्थिति और सूर्य की क्या स्थिति है, ये हम थे। तो अब मैं आपको ज्योग्राफी की बात करती हूँ। समय है ना भाई? बोर तो नहीं हो रहे ना? मजा आ रहा है ना? किसी दिन मेरी लव जिहाद पर स्पीड सुनने आना, और भी मजा आएगा। तो क्या है ना, हमें मर्यादा रखनी पड़ती है। अब मैं आपको एक ज्योग्राफिकली आपको बताती हूँ। केदारनाथ कहाँ पे आया? नॉर्थ इंडिया में। रामेश्वरम कहाँ आया? साउथ इंडिया में। केदारनाथ से रामेश्वरम की दूरी कितनी है? 2383 किलोमीटर की दूरी है। अब आप देखो कैसे हमारा हाईटेक इंजीनियरिंग का, या हमारे जो लोग थे जो उस वक्त जिस तरह से काम करते थे, वो कितने निपुण थे, उन्हें कितना ज्ञान था। मैं उस ज्ञान का छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखती हूँ कि उस वक्त, आज से हजारों साल पहले, तो हमारे पास में कोई ड्रोन था नहीं, कोई प्लेन था नहीं, कोई सैटेलाइट थी नहीं कि पता कर पाए कि कौन सा लॉन्गिट्यूड बैठ रहा है। मगर केदारनाथ से रामेश्वरम, नॉर्थ से साउथ तक का जो एक लॉन्गिट्यूड है, उसी एक लॉन्गिट्यूड यानी कि सीधी रेखा पर हमारे कौन कौन से मंदिर आए हैं? उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, और तमिलनाडु का एकम्बरेश्वरम, चिदम्बरम और रामेश्वरम। ये एक सीधी भौगोलिक रेखा में हमारे ये शिव जी के मंदिर आए हुए। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात सुनोगे, इन सब का केंद्र कौन सा है? उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। अब इसमें भी मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताती हूं। पृथ्वी का केंद्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ठीक है। जब हम पृथ्वी का केंद्र निकालते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नाभि केंद्र है, वो नाभि केंद्र कौन सा आता है? उज्जैन ही आता है। हजारों वर्ष पहले हमारे लोगों को पता चल गया था। महाकालेश्वर, महादेव का ज्योतिर्लिंग, नाम ही काल, उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त है महाकाल का, काल मंदिर उसको कहा गया है। वो कहां पे है? नाभि केंद्र पर। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट बनाया। तो अब इसमें भी इंटरेस्टिंग एक बात आपको बताती हूँ। इन्होंने, नासा वालों ने तो 100-150 वर्ष पहले नासा ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नाभि केंद्र है वो उज्जैन आ रहा है। मगर हमारे जो राजा विक्रमादित्य, मैंने कहा ना कुतुब मीनार, अभी चोरों की मैं पोल खोलती हूँ। हमारे जो राजा विक्रमादित्य, आप जानते हो ना, विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी से, अभी हम जो भारतीय है वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? विक्रम संवत। अभी हम लोग जो है विक्रम संवत 2080 वर्ष में चल रहे हैं। ये भले ना अंग्रेज 2023 का कैलेंडर चला रहे हो, मजबूरन हमें चलाना पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन भारत विश्व गुरु बनेगा उस दिन सब विक्रमादित्य संवत को फॉलो करेंगे और वो विश्व गुरु आपको बनाना है। इसलिए आपको ये इतिहास बता रही हूं। तो राजा विक्रमादित्य ने 2080 वर्ष पहले 3 यंत्र बनाए। पहला यंत्र सूर्य गणना के लिए, दूसरा यंत्र काल गणना के लिए और तीसरा यंत्र बनाया ज्योतिष गणना के लिए। कैसे बनाए? तो विक्रमादित्य के पास में, जो कि चक्रवर्ती सम्राट, मतलब पूरे विश्व के वो सम्राट थे, जो कि उज्जैन में रहते थे और वो उज्जैन के राजा थे। तो विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। मगर आपको इतिहास में 9 रत्न किसके पढ़ाए गए हैं? ये चोर अकबर 16वीं शताब्दी में, पहली शताब्दी के हमारे विक्रमादित्य के नवरत्नों को चुराकर अपना कॉन्सेप्ट खड़ा करा है। और इन्हीं इतिहासकारों ने, हमने कहा ना कि हमने हमारा इतिहास वामपंथियों के, लेफ्टिस्ट के भरोसे छोड़ दिया, इन्हीं इतिहासकारों ने अकबर को महान बताने के लिए, और क्योंकि हम अकबर को रटते रहे, इसलिए जो अकबर के 9 रत्न है वो कॉन्सेप्ट गढ़ा गया। जबकि 9 रत्न राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के थे और उसमें से एक रत्न थे वराहमिहिर। आप पढ़िएगा वराहमिहिर के विषय में। ये सब हमारे इतिहास से कैसे सिस्टमेटिकली हटा दिया गया? इसलिए हटा दिया गया क्योंकि हम जो है ना, हमें बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से खत्म करना था। तो वराहमिहिर ने प्रथम शताब्दी में 57 BC की बात कर रही हूं मैं आपको, 2080 ईयर्स पहले, जो कि विक्रम संवत कैलेंडर था, उस वक्त काल गणना यंत्र बना दिया था। और इससे भी आप इंटरेस्टिंग बात सुनिए। ये कहते हैं ना कि कुतुब मीनार इन्होंने बनाया, 13वीं सेंचुरी में बनाया। रियलिटी ये है कि वराहमिहिर, उन्हीं 9 रत्नों में से एक रत्न वराहमिहिर ने कुतुब मीनार 1st सेंचुरी में बना दिया था, क्योंकि उसको शंकु यंत्र के रूप में वहां प्रस्थापित किया गया था। और इसी शंकु यंत्र को बाद में जो सवाई राजा जयसिंह, जयपुर के राजा, उन्हें भी इन्हीं सब विषयों में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने आगे चलकर भारत में 5 जंतर मंतर बनाए। कहाँ है वो 5 जंतर मंतर? एक जयपुर में, एक दिल्ली में, एक उज्जैन में, एक बनारस में और 5वां मथुरा में। शंकु यंत्र सूर्य की और ग्रहों की स्थिति देखने के लिए बनाए गए। वही सवाई राजा जयसिंह ने, जो हमारे राजा विक्रमादित्य और उनके 9 रत्नों में से एक वराहमिहिर ने जो बनाया था, उसी को देखकर उसका रिप्लिका उन्होंने भारत में 5 अलग अलग जगह स्थापित किए। और आज भी आप देखिएगा कुतुब मीनार के जो स्तंभ है ना, उस पर हमारे गणेश जी का, हमारे लक्ष्मी नारायण का स्टैच्यू है। भाई तुम्हारा था तो हमारे स्टैच्यू कहां से आया? और मैं वो भी कहती हूँ, ये कहते हैं 16वीं शताब्दी में बना। हमने कहा भाई हिम्मत है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया को बोलो कि इसका सर्वे कराए और थोड़ा खोदम खुदाई वहां भी करे, पता चल जाएगा कि ये 16वीं शताब्दी का था या प्रथम शताब्दी का था। भाई देखो टाइम तो हम मानते हैं नहीं, आप इसको ले जाओ। अब माइक हमारे हाथ में है। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा है कि अपने गौरवशाली इतिहास की, देखो जहां हम खड़े रहते हैं बॉस हम वहीं के हम होते हैं। देखो ऐसा है ना मेरी बच्चियों, कि अच्छी लड़कियां इतिहास नहीं लिखती, बोल्ड गर्ल्स मेक हिस्ट्री। बोल्ड लड़कियां इतिहास लिखती है।
तो मैं उसी इतिहास की चंद पंक्तियों का आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि अभी हमने साइंस स्पेस की बात करी है। तो कौन है हम हिंदू कि जिस हिंदू ने 90 जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कर न सकी रावण की स्वरमयी लंका, और जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयक्रांत धनपति बरसता कनक रहा, और जौहर कुंडों में कूद कूद जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरु पुत्रों ने चीर बलिदानी भर दिया तत्व। वो शाश्वत हिंदू जीवन, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या घट मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो छात्रों तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। तो हमने बात करी ज्योग्राफी की, आज छोड़ूंगी नहीं, सारे सब्जेक्ट की मैं एकमात्र टीचर हूं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। हमारे इतिहास की बात चल रही है, व्यवस्था खत्म कर गई है, दिमाग खराब कर दिए गए, लेकिन मैं इकोनॉमी की बात करती हूँ कि भारत कितना रीच था। इन्होंने हमें टाइम का अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन मैं शॉर्ट में खत्म करूंगी कि आप बताओ, मुगल इन्वेड करे भारत पे, ब्रिटिशर आक्रमण करे भारत पर, क्यों भारत पर ही करे, कहीं और नहीं गए? क्योंकि भारत की जो भूमि थी वो एग्रीकल्चर लैंड थी, भारत का जो वातावरण था वो उसके बिल्कुल अनुकूल था। भारत उस वक्त सबसे बड़ा विश्व का एक्सपोर्टर था। इन्होंने देखा कि भारत से इतना बड़ा सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम कॉटन और स्पाइसेस के थे, मसालों के। जिस वक्त ये लोग कच्चा मांस खाते थे ना, उस वक्त तो हम यहाँ खाने में मसाला डाल के खाते थे। जिस वक्त ये लोग पत्ते पहन के घूमते थे ना, उस वक्त तो हम यहाँ पर आभूषण, हीरे जेवरात और सिल्क के कपड़े पहन के, कॉटन के कपड़े पहन के घूमते थे। तो इन्होंने हमारे देश पे इन्वेड करा क्योंकि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। क्या होता है ना, देखो, मुगल कहां से आए? रेगिस्तान से। कैसा प्रदेश है? गर्म प्रदेश है। अंग्रेज कहां से आए? यूरोप से आए। कैसा प्रदेश है? ठंडा प्रदेश है। मगर भारत का वातावरण अनुकूलित था। देखो, एक व्यक्ति को जीने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। मकान आप बना सकते हो, पत्थर के बनाकर रह सकते हो, लकड़ी के बनाकर जैसे तैसे रह सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है? कपड़ा, रोटी। कच्चा मांस इंसान कब तक खाएगा? तो भारत यहां से जो एक्सपोर्ट करता था, इन्होंने वो देखा और इसलिए भारत पर इन लोगों ने आक्रमण किया। ये हमें कहते हैं कि हम बहुत गरीब थे। हमारा विजयनगर एम्पायर उस वक्त का विश्व का सबसे बड़ा जीडीपी देने वाला भारत का एकमात्र एम्पायर की पूरे विश्व की जीडीपी में से विजयनगर एम्पायर मात्र अकेला 35% की उसकी जीडीपी थी। कि जैसे अभी हम सब्जी भाजी वाले सड़कों पर जैसे सब्जी भाजी बेचते हैं ना, उस वक्त कर्नाटक, आज का वो कर्नाटक है, उस वक्त विजयनगर एम्पायर में सड़कों पर हीरे मोती जेवरात बेचे जाते थे। वो थे हम। लूट लिया इन कमबख्तों ने और हमें गरीब कहते हैं। अब इसके बाद ही हमें कहते हैं कि हम बिल्कुल आर्टिस्टिक नहीं है। इंडियंस को तो आर्ट का कोई नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज तो हम यूरोपियन को है आर्ट का, ये कहते हैं ना। फिर ये कहते हैं गाने बजाने का नॉलेज इन इंडियन को क्या है? गाने बजाने का नॉलेज तो हम सूफियों को है। भारत में जो म्यूजिक आया वो तो सूफी लाए। अरे सूफी म्यूजिक नहीं लाए, सूफी इन आक्रामकताओं को लाए हैं आक्रमण करने के लिए। म्यूजिक के बहाने हमारे देश में घुसे और मुगलों को रास्ता बताया और मुगलों को भारत में एंट्री करवाई इन लोगों ने। आर्ट में मैंने आपको कहा, आर्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल, अजंता एलोरा केव है, वो जाके देखा, वो आर्ट है हमारे भारत का। ये कहते हैं कि हमें ड्रामे का नॉलेज नहीं, तो हमारे भरत ऋषि ने नाट्य शास्त्र ऑलरेडी लिख चुके थे 200 BCE में। 3rd सेंचुरी में नाट्य शास्त्र लिखा दिया गया था। और ये कहते हैं कि हमें म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, तो हमारे 4 वेदों में से एक वेद साम वेदा। साम मतलब क्या होता है? मेलोडी। वेदा मतलब नॉलेज, म्यूजिक का नॉलेज हम पर था। हमारे वेद किसमें लिखे हमें पता नहीं, कितने साल पुराने हैं वो हमें पता नहीं, मगर साम वेदा इज अ बुक ऑफ म्यूजिक। और ये हमें कहते हैं कि हमें आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा का नॉलेज नहीं। हमारे यहाँ से लोग ड्रामा सीखने के लिए फ्रांस और पेरिस जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे वो ग्रंथ लिखे जा चुके थे। ये हम हैं। और अंत में
इतिहास की आपको बात करती हूँ। मैंने कहा ना, इतिहास हमने वामपंथियों के भरोसे छोड़ दिया। और इन्होंने जो है, देखिए, जिन देशों को अपने इतिहास पता नहीं होते उनके भूगोल बदल दिए जाते हैं। ईरान जो था ना, वो पर्शिया था। किनका था? पारसियों का था। 100 वर्षों में इन्होंने पारसियों को खत्म कर दिया और पर्शिया को ईरान बना दिया। आज पूरे विश्व में पारसियों की संख्या कितनी है? मात्र 55,000। इराक जो था वो मेसोपोटामिया था। इजिप्ट की सिविलाइजेशन खत्म कर दी। लेबनान 100% क्रिश्चियन कंट्री था, 4000 मुस्लिम को शरण दी थी। आज वो देश 100% इस्लामिक कंट्री बन गया है, मेरे भोले भाले भाइयों बहनों। और भारत को सिस्टमेटिकली इस्लामिक देश बनाने का एजेंडा चल रहा है। ये बोलते हैं ना, हमने लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। भारत सरकार ने जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया है, उस आतंकवादी संगठन को, क्या था उसका घोषणा पत्र कि 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भारत को इस्लामिक देश? तो इसी तरह से लव जिहाद करो, इलीगल एनक्रोचमेंट करो, कन्वर्जन करवाओ, इनके मंदिरों पर कब्जा करो, इनकी गौ माता की जगह को बचाओ, इनको दिमाग से इतना खत्म कर दो कि ये अपने धर्म के लिए लड़े ही नहीं। और कोई मेरे जैसा लड़ने चला जाता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। ये हमारे देश की विडंबना है। मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है, मुझे भविष्य की चिंता होती है, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर पूरे भारत में घूम रही हूँ अपने 10 वर्ष का छोटा बच्चा छोड़ के। कोई शौक नहीं है इस तरह से जाने का, कोई पैसा वैसा मिलता नहीं है मेरे भाइयों बहनों। आपको लगता होगा दीदी को कोई मिलता होगा, कोई चेक आता होगा, कुछ नहीं आता। ये वकील लगाते हैं ना, उसके भी पैसे घर के जाते हैं। अब आप में से कोई वकील बन जाए और फ्री में केस लड़ ले तो बढ़िया है? बुकिंग कर लो हमारी, क्योंकि 4 FIR तो हम पे हो चुकी है। चलो ये भी एक हंसने वाली बात बताती हूँ कि मेरा बेटा बाय द वे वकालत ही कर रहा है। कहता है मम्मा मैं तो काम आऊंगा, आगे जाके पता नहीं कितने केस हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते काटते पता चले मेरे पापा के बैंक अकाउंट ही घिस गए हैं। तो हम आपको इतिहास की कुछ चीजों का वर्णन करते हैं। बप्पा रावल का नाम कितनों ने सुना? आज उजागर 4-5 लोगों को बड़ी मुश्किल से पता है। महाराणा प्रताप के वंशज थे। आपको बाबर से लेके औरंगजेब की पीढ़ियां रटवा दी गई, मगर ये बप्पा रावल और इनके मात्र सिसोदिया परिवार ने 1000 वर्षों तक हम हिंदुओं की रक्षा करी है। नॉर्थ इंडिया तक मुगलों को रोके रखा और उसी का प्रमाण आज ये है कि साउथ के मंदिर आज भी बचे हुए हैं। ये हमारा इतिहास था। और जब पहला अटैक भारत में हुआ था 7वीं शताब्दी में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आप जानते हैं अफगानिस्तान, मैंने कहा ना, हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक ये पूरी हिंदू भूमि थी, ये सनातनियों की भूमि थी। और आज हमारी दशा ये हो गई है कि हम भारत में मुट्ठी भर रह गए हैं। 9 राज्यों में और 200 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी हो गया है। सिस्टमेटिकली कन्वर्ट किया। अंग्रेज आए, क्रिश्चियनिटी लेकर आए, मुगल्स आए, इस्लाम लेकर आए, और हम अपने ही देश में वाइप आउट हो गए कि चिल्ला चिल्ला कर आज हम अपना एक देश मांग रहे हैं कि हमें एक तो हमारा देश दे दो। 56 इस्लामिक मुल्क है, 150 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री, और हिंदुओं के पास क्या है? सर्वधर्म संभाव, वसुदेव कुटुंबकम। अरे पर कोई बाहर वाला के हमारा कुटुंब लूट रहा है, उसका क्या? हमारा हम नहीं बचा है। तो वही तो बात की लड़ाई है। तो इस एक सिसोदिया परिवार ने 7वीं शताब्दी से लेकर 70वीं शताब्दी तक मुगलों के साथ युद्ध किया। राजा दाहिर को जब मार दिया ना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान हमारा था, आपको पता है ना। गांधारी कहाँ की थी? कंधार की। कहाँ आया? अफगानिस्तान में। आज वहां पे वो जाहिल जानवर तालिबानी राज कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी धरोहर संभाली नहीं। तो इस एक परिवार ने हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करी। और ये लोग कहते हैं ना आपको कि महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता है, इतिहास में आया। क्या बताया? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हारे। बताया? इतिहास का सबसे बड़ा झूठ यही है। मैं उस जमीन से बिलोंग करती हूँ, मैं महाराणा प्रताप के मेवाड़ की हूँ, मेरी परवरिश उस एरिया में हुई है। वहां का पूरा इतिहास मुझे पता है कि क्या सच्चा इतिहास है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे ही नहीं थे। और ये कहते हैं ना महाराणा प्रताप को भगोड़ा साबित किया, अकबर को महान करा, अकबर को बहुत बड़ा योद्धा बताया गया। अरे अकबर का टोटल वजन 80 किलो नहीं था, हमारे महाराणा प्रताप का खाली भाला 80 किलो का था।
अकबर की हाइट 5.5 फीट की थी, हमारे महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फीट की थी। महाराणा प्रताप जो कवच पहनते थे उसका वजन 72 किलो का था और 2 तलवारें यहाँ पे लगाते थे और दोनों तलवारों का वजन 208 किलो था। वो हमारे महाराणा प्रताप इस बच्चर से हारेंगे? हल्दी घाटी का युद्ध सेनाओं के बीच हुआ था और मानसिंह ने गद्दारी करी, अकबर की सेना में जाकर मिल गए और यही कारण था कि महाराणा प्रताप को 7 वर्षों तक जंगल में रहना पड़ा। कहानी सुनिए ना, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई। क्या जरूरत थी उस राजा को घास की रोटी खाने की? आपके लिए खाई। वो चाहते तो वो भी झुक जाते, राजपाट उनका उनके पास में ही रहता, हर महीने बस गुलामी करनी होती, जो उनसे हुई नहीं। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। एग्जैक्टली उसके 6 वर्ष के बाद में दिवेर का युद्ध हुआ। 6-7 वर्षों तक महाराणा प्रताप जंगल में रहे, अपनी सेना तैयार करी और 1583 में जब दिवेर का युद्ध हुआ तो इनकी सेना को मारकर निकाला है, अकबर की सेना को। वो हमारे महाराणा प्रताप थे। लेकिन महाराणा प्रताप को बहुत लोगों ने जाकर कहा, जैसे मैं लड़ती हूँ ना तो लोग आके मुझे कहते हैं, मेरे परिवार वाले भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी आके अपनी राय देते हैं, यार ये सब मत कर, छोड़ना यार, ये जेल जाना क्या अच्छी बात है? अच्छे घर की लड़कियां जेल जाती है। मैंने कहा अपने मातृभूमि के लिए जेल गई हूँ, और जेल तो क्या, हम केसरिया बाना पहनकर निकल पड़े हैं और मृत्यु आएगी तो उसको भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमने कहा हम कायरों की तरह नहीं जिएंगे, वीर योद्धा की तरह बलिदान देंगे, क्योंकि ये महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया है। और वही बात मैं आज आपको गुरु मंत्र की तरह देकर जाती हूँ। महाराणा प्रताप ने मृत्यु की साधना की थी। इतिहास में कहीं इसका वर्णन नहीं है, रील बनाइएगा इस पे भी। मृत्यु की साधना महाराणा प्रताप ने की और क्या करी कि उस वक्त जब वो झुके नहीं और आसपास के सभी राजा रजवाड़े अकबर के साथ जाके मिल गए और महाराणा प्रताप अकेले रह गए, तब कुछ लोगों ने जाके सलाह दी। उसमें बुद्धि कहती थी, मतलब बुद्धिमान यानी कि बुद्धि कहती थी कि जो विजय है वो असंभव है, गणित कहता था कि टकराव असंभव है, और समझदार लोग कहते थे कि झुक जाओ, और जो रिश्तेदार थे वो कहते थे कि भाग जाओ। महाराणा प्रताप ने ना बुद्धि की बात को गलत माना, वो गणित को भी सही मानते थे। उन्होंने समझदारों को इनका कोई प्रतिकार नहीं किया और जो रिश्तेदार थे उनको इनकार भी नहीं किया। मगर महाराणा प्रताप ने मृत्यु की साधना करी। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का सम्मान के साथ जीना असंभव हो जाए तो सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। ये मृत्यु की साधना महाराणा प्रताप ने की थी। क्यों की थी? हमारे लिए की थी। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए वो द्वार खोल दिए कि ये आने वाली पीढ़ी मेरी मृत्यु की साधना से ये सीखे, आने वाली पीढ़ी जो है कुत्ते की तरह धूम ना हिलाए और वीर योद्धा की तरह बलिदान दे। इसलिए महाराणा प्रताप ने मृत्यु की साधना की थी और फिर वो दिवेर का युद्ध जीते थे। अब मैं आपको कनेक्ट करती हूँ। मैंने आपको बताया शिक्षा ईसाइयों के भरोसे छोड़ी, इतिहास वामपंथियों के भरोसे छोड़ा, फिर हमने हमारी फिल्में किनके भरोसे छोड़ी? जिहादियों के भरोसे। आप देखो फिल्मों में लगभग लड़की जो होगी, अब मैं इसको लव जिहाद से कनेक्ट कर रही हूँ। देखिए मैं बिल्कुल प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्यार की आड़ में हो रहा व्यापार है, प्यार की आड़ में हो रहा व्यापार है। ये कोई लव नहीं मेरी जान, ये लव जिहाद है। कैसे है? फिल्मों के माध्यम से, सॉफ्ट पावर से हिंदू की बेटियों के दिमाग कैसे खराब करने हैं। फिल्मों में आप देखो अली मौला सुभान अल्लाह ऐसे सारे गाने बनाए जाएंगे। हमारे बच्चे वो गाने सुबह उठते ही कह रहे हैं खुदा जाने के मैं फिदा अपनी हीरोइन को देख के, अपनी निब्बी को देख के। सॉफ्ट पावर ऐसे ही काम करता है। क्यों हिंदू कन्वर्ट हो रहा है? तुम्हारी कोई बहन हो रुखसाना, उसको बोलो कि रुखसाना से सीता बन जाए, बनेगी क्या? लेकिन हमारी सीता बहुत जल्दी सकीना बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्योंकि बॉलीवुड का सॉफ्ट पावर और दिखा दिए किंग खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान। ऐसा है मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, यदि आप चाहते हो कि आपकी कोख से महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो, तो आपको जीजाबाई और जयवंता बाई बनना पड़ेगा। ये करीना खान को देखोगी ना,
करीना खान को देखोगी तो तैमूर और जहांगीर ही पैदा करोगी। क्यों नाम रखा तैमूर? हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बेटा यार, जो मन चाहे नाम रखो, पप्पू रखो, तैमूर रखो, जहांगीर रखो, इब्राहिम रखो, जो रखना है रखो, मगर तैमूर नाम भारत के और प्रत्येक भारतीयों की छाती पर चोट है कि वो तैमूर लंग जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने लाखों हिंदू महिलाओं के बलात्कार किए, पृथ्वीराज कपूर के खानदान की करीना खान तैमूर पैदा कर रही है, तुम्हारी छाती पर चोट कर कर कह रही है कि तुम बन जाओ। हम मुगलों को निकाल तो दिया, लेकिन मानसिकता तुम कहां से निकालोगे? वो मानसिकता हमारे बीच पनप रही है और हम हंसी हंसी खुशी खुशी इनका सुभान अल्लाह अली मौला देकर तालियां बजाकर कहते हैं वाह क्या सीन है। हर गौरी को लगता है कि उसको कोई शाहरुख खान मिल जाए, हर करीना कपूर को लगता है कि उसको कोई सैफ अली खान मिल जाए। मेरी बेटियों, इनकी जो लाइफ है वो सच्ची लाइफ नहीं है, ये प्रोपोगेट प्लान्ड लाइफ है। मिडल ईस्ट से पैसा आ रहा है भारत में कि भारत की बेटियों के दिमाग खराब करो। क्यों करो? क्योंकि भारत जो भूमि है उसको हम कहते हैं धरती माता, इस भूमि को हम कहते हैं भारत माता। देवियों का नाम देवताओं के पहले आता है और आने वाली पीढ़ी की जननी होती है ये बेटियां, इसलिए बेटियों का दिमाग खराब कर दो। मेरी बेटियों, पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनो। कि बेटी को तलवार थमाओ, बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। आप देखो, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए आफताब ने। प्यार था ना भाई, काहे को मारा? सुमेधा शर्मा दिल्ली की डॉक्टर, उसके साथ ही महमूद गनी पढ़ता था, एमबीबीएस की पढ़ाई दोनों ने साथ में करी थी। 5 साल तक का प्यार था, पर होली के दिन जम्मू में बुलाकर उसका मटन काटने वाले हथियार से ही मर्डर कर देता है। भाई प्यार कहाँ है? क्या कोई प्यार में 35 टुकड़े करता है? बताओ, जोर से बोलो। सुमेधा शर्मा के साथ दोस्ती थी ना। अभी दिल्ली की घटना, आपने उसका वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा है कि कैसे साक्षी को 31 बार सुलेमान ने चाकू गोप के मार दिया है। अमानवीय कृत्य, मानवता की हर एक हदों को, हर एक पराकाष्ठा को पार करते ये कृत्य। क्या ये प्यार हो सकते हैं? मेरी बच्चियों, यदि आपसे कोई सच्चा प्यार इस दुनिया में करता है तो वो आपके माता पिता करते हैं, और यदि तुम धर्म छोड़कर जाओगी तो टुकड़ों में कट जाओगी। कि हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन, हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरखे वाली बन। तीन पिक्चरें जरूर देखना, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और अभी अजमेर 92 आएगा। अजमेर की ये जो घटना हुई है ये सत्य घटना है, वो फिल्म आने वाली है, जरूर देखिएगा। मैं कुछ फिल्मों के बारे में आपको बताती, पर क्योंकि स्वभाव का अभाव, समय का अभाव है। और अंत में हमारे देश को बर्बाद किया, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, नेहरू गांधी परिवार ने कैसे बर्बाद किया, मैं आपको बताती हूँ। 1947 से लेके 1977 तक भारत को 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री दिए गए। अब आप देखो, धर्म के नाम पे बंटवारा होता है। हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी ठगी हुई, भारतीयों के साथ कितनी बड़ी ठगी हुई कि धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। उनको मिल गया इस्लामिक देश, भारत को मिल गया सेक्युलर कंट्री, और उस सेक्युलर कंट्री में जिन लोगों ने बंटवारा कराया वही लोग इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठे हैं। तो हमारा बच्चा जय श्री राम कहां से सीखेगा? वो अली मौला ही तो करेगा। ऐसे ये बौद्धिक आतंकवाद है। देखो, जो बॉर्डर के पार हमारी सेना है ना, वो भारत के दुश्मनों से, जो सरहदें पार कर आ रहे हैं उनसे लड़ लेगी, लेकिन भारत के अंदर जो ये भारत के एंटी नेशनल लॉबी, टुकड़े टुकड़े लॉबी, ये खान मार्केट गैंग, ये बॉलीवुड के जिहादी ये जो बैठे हैं, इनसे आपको और हमको ही लड़ना पड़ेगा। तो माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि हिम्मत टूट रही, आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर श्री कृष्ण ने कहा है,
श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पे खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भी श्री राम के वंशज हैं, हम भी श्री राम के वंशज हैं। कि सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो ऐसा है, वक्त कम है, जितना दम है लगा लो। कुछ को मैं जगाती हूँ, कुछ को आप जगा दो। कि आज मैंने सूरज से बस जरा यूं ही कहा, आज मैंने सूरज से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाकर वो दहाड़ा, बोला मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बोलो भारत माता की।